हेलो नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत खास है। क्योंकि हाल ही में हम जानते हैं कि नीट का रिजल्ट आया है। बहुत सारे बच्चों के सपने साकार हुए हैं, सबको अपनी पसंद का मेडिकल कॉलेज मिले उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। विवादों में भी ये नीट का एग्ज़ाम बहुत तरीक़ों से रहा है, इस बार भी रहा है, उससे पहले भी कई बार रहा है। पर हमेशा कहते ना दोस्तों कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो जिसने लड़ाई की है, जो लड़ा है दोस्त अपने सपने को साकार करने के लिए, आखिर में उसका सपना साकार होना ही है। और बहुत हर्ष है मुझे एक बात को समझाते हुए कि उत्कर्ष पब्लिकेशन की ये नीट की जो बायोलॉजी की 2 वॉल्यूम्स थी, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, जो कि वॉल्यूम 1 में 11th का सिलेबस होता है और वॉल्यूम 2 में 12th का जो सिलेबस होता है दोस्तों, इन दोनों किताब से रीनीट में जो कैंसिल होने के बाद दोबारा से हुआ है, रीनीट जो हुआ है, उसमें बायो के सारे 90 क्वेश्चंस इन 2 वॉल्यूम से, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 से थे। उससे भी ज़्यादा खास दोस्तों ये है कि इस किताब को आपके किसी टीचर ने मतलब ये सारा बुक को रेडी नहीं किया है। आपके बीच में से ही 2 साल पहले तक खुद जो एस्पिरेंट थे, अपने एस्पिरेंट होते हुए बहुत लगन के साथ पढ़ाई की और बायो के मतलब पूरे नीट की अगर बात ना करूं, बायो की अगर बात करूं तो 90 में से 88 क्वेश्चंस उनके करेक्ट थे। 360 में से 350 उनका स्कोर था बायो के अंदर। और आज वो नागपुर के इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आज सेकेंड ईयर के स्टूडेंट भी हैं। सारांश राठी, जोधपुर का ये सारांश राठी, जिसने स्टूडेंट होते हुए बहुत मेहनत करी, बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा एज रखा बाकी कई अपने साथी स्टूडेंट्स के मुकाबले, और अपनी सफलता से प्रोत्साहित होकर ये 2 वॉल्यूम्स दोस्तों उन्होंने रेडी की थी। तो आज की इस वीडियो में वो भी मेरे साथ जुड़े हैं। तो सारांश, बहुत बहुत स्वागत है आपका, है ना। सबसे पहली चीज़ तो मुझे सच में बहुत खुशी होती है जब हम ये बायोलॉजी ब्लिट्स, आपकी ये जो दोनों वॉल्यूम्स हैं, जिस तरह का स्टूडेंट्स ने इसको प्यार दिया है। और सच में मतलब उत्कर्ष पब्लिकेशन की अगर बात करूँ तो मतलब वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक्स में से एक ये रही है। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। सबसे पहले तो वो नंबर बढ़ा है जिस नंबर में बच्चों ने इस बुक को प्यार दिया है, पर उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इस बुक ने जो रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। अगर मैं नीट 2025 की, अगर सारांश आप ही बताएं, जो नीट 2025 था, पिछली बार वाला जो था, उसमें मैं मतलब री एग्ज़ाम का तो मुझे पता है 90 आउट ऑफ 90 क्वेश्चंस इसमें से आए थे, बट 2025 का नीट का एग्ज़ाम था, उसमें इस बुक ने कितना स्कोर किया था बायो में, दोनों वॉल्यूम? सर मैं बताता हूँ, नीट 2025 का जो पेपर था वह माना जाता है कि आज तक का सबसे डिफिकल्ट पेपर था। बिल्कुल बिल्कुल। उसके अंदर बायोलॉजी के अंदर भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो एनसीईआरटी के बाहर से थे, और जो एनसीईआरटी के एकदम जो लाइंस बोलते जो बच्चे छोड़ देते, उन लाइन से भी वो क्वेश्चंस थे। जैसे कि एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन था रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी के ऊपर, वो वाला क्वेश्चन भी इस बुक के अंदर कवर्ड था। तो जिस बच्चे ने इस बुक को बहुत अच्छे से किया होगा उसके सारे के सारे क्वेश्चंस सही हुए होंगे। तो नीट 25 के अंदर 90 में से 87 क्वेश्चंस इस बुक के अंदर थे। 87? यस सर। और जो नीट 26 का पेपर था जो लीक हुआ था, उसके अंदर 88 क्वेश्चंस थे, और रीनीट 26 के अंदर 100% एक्यूरेसी, 90 आउट ऑफ 90 क्वेश्चंस। जिन्होंने सच में इस किताब को टाइम दिया होगा, इसके थ्रू अपनी प्रिपरेशन बूस्ट करने की कोशिश की होगी, डेफिनेटली उनका बहुत फ़ायदा हुआ होगा। सारांश, सबसे पहले तो ये बताओ, मतलब हर साल बहुत सारे बच्चे नीट क्लियर करते हैं, एमबीबीएस की तैयारी करते हैं, अपना फोकस उस तरफ रखते हैं, है ना। आपने 2024 के नीट से आपने अभी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपने एडमिशन लिया था, और अब आप एमबीबीएस कर रहे हैं, सेकेंड ईयर कंप्लीट होने वाला होगा जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो मतलब बुक क्यों बनाई आपने? उत्कर्ष पब्लिकेशन के थ्रू ये बुक को बनाने का क्या कारण रहा होगा? सर, जब मैं अपने नीट की प्रिपरेशन करता था तब मेरे को ऐसा था कि मेरे को एक ऐसा रिसोर्स चाहिए जहाँ पर मेरे को हर टाइप के क्वेश्चंस मिल जाए। जैसे कोचिंग के मॉड्यूल्स होते हैं, उसके अंदर आपको एमसीक्यूज या असर्शन रीजन क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो जिसमें अपना थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, उसे हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस बोलते हैं। वैसे आप अगर आप अलग अलग बुक्स खरीदोगे फिर करोगे, इससे बहुत सारा मटेरियल हो जाता है, प्लस उसकी कॉस्टिंग भी बहुत आ जाती है। तो मेरे को एक ऐसा रिसोर्स चाहिए था जहाँ पर ये सारी चीजें एक साथ मिल जाए, बट मेरे टाइम पर ऐसी कोई चीज थी नहीं। और सेकंड एक और चीज, जब हम एमसीक्यू करते हैं
तब हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं। लेकिन अगर कोई हमसे वो क्वेश्चन पूछे डायरेक्टली और अगर हम उसको डायरेक्ट आंसर दे, जैसे हमारे जो कोचिंग्स थी वहाँ पर जो टीचर्स थे वो हमसे वाइवा लेते थे, तो बिल्कुल। इससे हमारा जो थिंकिंग एबिलिटी वो भी बढ़ता है और इसको हम बोलते हैं एक्टिव रिकॉल। तो मेरे को एक ऐसी बुक चाहिए थी जिसमें एक्टिव रिकॉल भी हो प्लस सारी चीजें एक साथ भी हो। मेरे टाइम पर ये अवेलेबल नहीं था, तो मैंने सोचा मैं खुद एक ऐसी बुक बनाता हूँ जिसके अंदर ये सारी चीजें हो जो मेरे को चाहिए थी। तो मैंने बायोलॉजी ब्लिट्स बनाने का सोचा। बिल्कुल, और सच में जो सोचा उसे आपने कर दिखाया, एंड आई एम रियली ग्लैड कि ये बुक बच्चों के इतना काम आ रही है और इसका नया एडिशन भी आ चुका है। सारांश, तो क्या चेंजेस हमने पुराने एडिशन से इस नए एडिशन में किए हैं? सर नए एडिशन में बस जैसे एनसीईआरटी हर ईयर चेंज होती रहती है, तो एनसीईआरटी में जो न्यू चेंजेस हुए उसको ऐड किया है, प्लस साथ में कुछ क्वेश्चंस जो कि नए मेरे को लगे। मैंने नीट का पैटर्न देखा, फिर उससे देखा कि ये नए क्वेश्चंस है जो आगे पूछे जा सकते हैं, तो बिल्कुल। वैसे 10-15 क्वेश्चंस टोटल बुक के अंदर ऐड किए हैं। ओके, बाकी और कोई चेंजेस नहीं है। तो ये नई बुक भी मार्केट में आ चुकी है ना शायद, बुक स्टोर्स पे भी आ चुकी है और बुकशाला, जो उत्कर्ष की बुकशाला है उसमें भी मिल ही रही है, जहाँ आप घर बैठे इसे ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने एक चीज़ एनालाइज की है जो सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स में कॉमन होती है कि मतलब आपको कुछ करने का जो जज्बा है वो तब मिलता है जब आप वो इमेजिन करें, जब आप वो सपना पूरा कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी में कितना बदलाव आएगा। यानी अगर आपको नीट क्लियर करना है तो आप ये एक बार सोचिए कि नीट क्लियर करने के बाद आपकी ज़िंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी, कितनी आसान बन जाएगी। तो व्हाट चेंजेस, मतलब थोड़ी मौज मस्ती वाली बातें करते हैं। मेडिकल कॉलेज की ज़िंदगी कैसी होती है, मतलब सपोज करें मैं नीट देना चाहता हूँ, है ना, तो मुझे नीट क्लियर करने के फटाफट से अगर आप 2-3 फायदे बता सकें जो थोड़े मौज मस्ती वाले भी हों, प्लस अभी सबको पता है डॉक्टर बन जाऊंगा तो आगे जाके लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी, डॉक्टर कमाते भी हैं, प्लस डॉक्टर सेवा का काम है। उन सारे आंसर्स से हटके मेडिकल कॉलेज की लाइफ कैसी होती है और नीट क्लियर करने से, नीट में अच्छी रैंक प्राप्त करने से, अच्छा कॉलेज मिलने से कितना फन एलिमेंट लाइफ में ऐड होता है, फटाफट से बताओ। यस सर, जैसे आप एक बार नीट क्लियर कर देते हैं, उसके बाद फर्स्ट आपकी जो भी रिलेटिव्स एंड फैमिली मेंबर्स है वो बहुत प्राउड फील करता है कि हमारे घर के अंदर डॉक्टर है। एंड फिर उसके बाद कॉलेज ज्वाइन करने के बाद आपको जो भी आपका बैच है उसके अंदर बहुत सारे आपके फ्रेंड्स बनते हैं, फिर ट्रिप्स, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ये सब है, साथ में बहुत फन है। लेकिन फिर पढ़ाई भी उतनी ही ज्यादा है, तो कि डॉक्टर का जो पढ़ाई है वो कभी एंड नहीं होता, आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ता है। तो वो चीजें है, साथ में फन भी है। तो ये सिर्फ एक कोई अगर अपना सब टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर पाएगा तो फिर उसके लिए सब कुछ इजी होगा। फन भी है, पढ़ाई भी है, प्रेशर भी है, बट ओवरऑल वो बहुत अच्छा है। एटलीस्ट बेटर है आप वो नीट के फेज से, जिसमें आपके ऊपर हर समय बर्डन है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो सारांश यार, पढ़ाई से मुझे याद आया, मतलब ऑब्वियसली मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाई, और वो भी बहुत ऐसा नहीं है कि दिन में 2-4 घंटे केवल लेक्चर्स हैं। जैसे मेरा एक कज़न है, वो सीनियर रेजिडेंट है जोधपुर एम्स के अंदर, तो मैं मतलब उसकी लाइफ जितना मैं देख पाया हूँ, मतलब कभी रात को लेक्चर्स हैं, कभी 24 आवर्स की ड्यूटी लगती है एसआर की, तो हॉस्पिटल्स के अंदर वगैरह। तो एमबीबीएस के दौरान भी क्या मतलब ऐसे डिफ़िकल्ट टाइम्स होते हैं, या बस एक नॉर्मल कॉलेज की तरह, जिस तरह बीटेक कॉलेजेस में सुबह 8 से 12 या 8 से 1 का कॉलेज है, या जिस तरह बीए, बीकॉम, बीएससी जिस तरह होती है कि 4-5 घंटे का कॉलेज है, कुछ उसी तरह का होता है, या एमबीबीएस की लाइफ थोड़ी डिफरेंट होती है क्योंकि बहुत सारे बच्चे इन हाउस ही रहते होंगे, बोर्डिंग में, वहीं पे हॉस्टल्स में रहते होंगे, तो कुछ चेंज होता है एमबीबीएस के दौरान, या बस जनरल कॉलेज की तरह 4-5 घंटे का कॉलेज है? सर 9 to 5 कॉलेज रहता है। 9 to 5 कॉलेज रहता है। फर्स्ट ईयर के अंदर तो 9 to 5 सब थियोरी एंड प्रैक्टिकल क्लासेस होती है, लेकिन सेकंड ईयर से ऑनवर्ड्स फर्स्ट 9 to 12 के अंदर आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग्स होती है, जहाँ पर आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जाके पेशेंट्स को देख सकते हैं, एंड आप दूसरे जो बड़े डॉक्टर्स है वो आपको सिखाते हैं, तो वो अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस है। एंड बाकी एज आई सेड की पढ़ाई तो करनी ही है, सो बाकी के टाइम पढ़ाई होती है, एंड इन इवनिंग यू कैन एंजॉय विद द फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स, बाहर जा सकते हैं। मैंने फर्स्ट ईयर में स्पोर्ट्स भी, पढ़ाई भी, सब कुछ मैनेज किया, और मैं अपना फर्स्ट ईयर में कॉलेज टॉपर भी रहा। मेरे 80% थे फर्स्ट ईयर के अंदर, एंड स्पोर्ट्स के अंदर भी मैंने क्रिकेट टीम, फुटबॉल टीम एक्सेट्रा सारे स्पोर्ट्स भी खेले।
तो यही मैं बस आप सारे स्टूडेंट्स को भी यही मैसेज देना चाहता हूँ दोस्त, सच में नीट क्लियर करने के बाद मेडिकल कॉलेज की लाइफ जो होती है ना, वो आपको 360 डिग्री आपकी पर्सनैलिटी में भी काफ़ी चेंजेस लाती है। जैसे सारांश ने बताया कि स्पोर्ट्स में भी वो है, मैंने देखा है कि जो अच्छे IITs होते हैं, जो अच्छे मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पे सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी करिकुलम एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जो एनुअल फेस्ट और फंक्शंस होते हैं वो भी बहुत जायंट और बहुत ग्रैंड होते हैं। तो वो सब चीज़ें भी है दोस्तों, और मतलब ज़िंदगी जीने का भरपूर मौका मेडिकल कॉलेज में आपको मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आपको ये मौका चाहिए तो पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज़ आपको बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो डेफिनेटली मेडिकल कॉलेज की लाइफ जो है वो मतलब आपको पूरी तरह बदल देगी। केवल आपके नाम के आगे डॉक्टर मात्र नहीं लगने वाला है, ये एक पूरी तरह से मतलब आपका पर्सनालिटी, आपकी लाइफ पूरी तरह से परिवर्तित होने वाली है। बट उसके लिए नीट का एग्ज़ाम एक बहुत बड़ी चुनौती है ना। आई नो हर्डल्स बहुत सारे हैं, प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, सर इस बार भी लीक हो गया वगैरह, पर मुझे लगता है दोस्त सब कुछ होने के बाद भी किसी ने तो टॉप किया है, हज़ारों ने सिलेक्शन तो पाया है, अपनी पसंद का मेडिकल कॉलेज बहुत सारे बच्चों को मिला है ना। तो आप भी वो कर सकते हैं। और अगर 2027 नीट आपका टारगेट है तो बायोलॉजी ब्लिट्स उत्कर्ष ऐप में बुकशाला से आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं और बहुत कम प्राइस में किताब आपको मिलने वाली है दोस्त, है ना। सारांश, थोड़ा अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताओ कि ऑलरेडी मेडिकोज की फैमिली है, डॉक्टर्स की फैमिली है, या आप मतलब फैमिली में पहले दूसरे डॉक्टर ही हैं? नहीं सर, पहला ही डॉक्टर हूँ। फैमिली बैकग्राउंड में कोई डॉक्टर्स नहीं है। जोधपुर से है तो मतलब बिजनेस ओरिएंटेड फैमिली है, एंड मैं अपने फैमिली का फर्स्ट डॉक्टर ही हूँ। अरे वाह, बहुत, उसके लिए भी डबल कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, है ना। सारांश, कौन कौन से पढ़ाई से जुड़े मेजर 2-3 चैलेंजेस आपने देखे हैं, है ना, और कैसे उनको आपने मतलब उन्हें कैसे क्रॉस किया और उन स्ट्रगल्स को पार करके अचीव किया, तो फटाफट से स्टूडेंट्स के लिए वो टिप्स भी हो जाएं। सर सबसे पहले तो अगर हम कोई ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें माइंड से एकदम पॉजिटिव रहना है। जैसा आपने पहले बोला, हमें यही नहीं सोचना कि हमारा होगा या नहीं होगा, हमें ये सोचना है कि अगर हमारा हो जाता है फिर आगे की लाइफ हमारी कैसी है। तो हमें हमेशा पॉजिटिव मैनिफेस्ट करना चाहिए। और रही बात चैलेंजेस की, तो सबसे मेजर जो चैलेंज होता है वो ये नहीं है कि मेरे को समझ में आएगा या नहीं आएगा, या मेरे मार्क्स ऐसे आएंगे या नहीं आएंगे। मेजर चैलेंज ये है कि आपका जो ब्रेन है ना वो सैचुरेट हो जाता है एक टाइम के बाद, फिर आपको कुछ नया पढ़ने का मन नहीं करता। एंड फिर उसके बाद आप एक पीयर कंपैरिजन होता है, पीयर प्रेशर होता है, तो आपको उसमें नहीं आना है। आपको अपना मेहनत करते रहनी है और रिजल्ट्स आपके हाथ के अंदर है। और अपने टीचर्स के ऊपर हमेशा भरोसा रखना है। कुछ कुछ बच्चे होते हैं वो एक ही सब्जेक्ट, एक ही टॉपिक बहुत अलग अलग टीचर्स से पढ़ते हैं। हर टीचर का पढ़ाने का स्टाइल अलग होता है, उनके नोट्स अलग होते हैं, तो फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो अपना बहुत सारा टाइम भी इसी चीज में वेस्ट कर देते हैं। तो हमेशा प्रिपरेशन आप जब स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो उससे पहले उनका जो भी डेमो लेक्चर्स है एक बार आप वो देख लीजिए, फिर एक ही टीचर और एक ही रिसोर्स पे स्टिक रहिए। आपको ज्यादा रिसोर्सेज और ज्यादा टीचर्स की जरूरत नहीं है। एंड हमें हमेशा फोकस के साथ डेडिकेटेडली पढ़ना चाहिए। ऐसा बहुत सारे मैंने अपनी क्लास के अंदर भी बच्चे देखे नीट के प्रिपरेशन के टाइम जो फोकस्ड नहीं थे। वो ग्रुप बना लेते हैं, फ्रेंड्स ग्रुप बना लेते हैं, उसके बाद फिर वो दूसरी एक्टिविटीज में बिजी हो जाते हैं। तो ये जो लाइफ के 2 इयर्स 3 इयर्स आप जो दे रहे हो, वो आपको पूरा डेडिकेटेडली इसको देना है। आगे की जिंदगी में आपको और लोग मिलेंगे और फ्रेंड्स बनेंगे, लेकिन इस समय बुक्स शुड बी योर बेस्ट फ्रेंड। तो बस उसी के साथ आपको उसी फ्लो में चलते रहना है, किसी चीज का बर्डन नहीं लाना, रिवीजन अच्छे से करना है। क्योंकि टीचर सब लोगों को एक ही चीज पढ़ाता है, सारी बुक्स में एक ही चीज लिखी हुई है, फिर सबके सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि रिवीजन का एक बहुत मेजर रोल है। आप जिस चीज को अच्छे से रिवाइज करोगे वही आपको अच्छे से याद रहेगी। मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, उसके बाद जो आपकी गलतियां हुई है उसको वापस से रीचेक करके कहाँ मिस्टेक हो रही है वो चैप्टर वापस से पढ़ना। तो ये सब चीजें करनी पड़ती है। और कई बच्चे ऐसा करते हैं कि मॉक टेस्ट में जो उनकी रैंक आती है वो उसे कंपेयर करते हैं, तो उस समय आपको वो चीज कंपेयर नहीं करनी। उस समय बस आपको अपने आप से कंपेयर करना है। किसी की अच्छी रैंक आ रही है तो वो उस ईगो में चला जाएगा, और किसी की अच्छी रैंक नहीं आई तो वो उस डिप्रेशन में चला जाएगा। तो आपको बस अपने आप को बेटर बनाते रहना है, फिर लास्ट के अंदर आपकी रैंक पक्का आएगी। तो ये बिल्कुल सही कहा। और सारांश, एक लास्ट कंफ्यूजन जो कोई भी सीरियस एस्पिरेंट जब अपनी तैयारी की प्लानिंग स्टेज में होता है तो वो कंफ्यूज होता है, मतलब, और आपकी स्ट्रेटजी क्या थी? अर्ली मॉर्निंग सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई,
या रात को लेट तक पढ़ाई? सर एक्चुअली 11 तक तो मेरा ऐसा था, 11 तक मेरा कोई फिक्स शेड्यूल नहीं था। फिर 12th के बाद मेरा फिक्स शेड्यूल था कि मैं रात को 10-12 बजे तक पढ़ता था और सुबह 8 आवर्स की नींद कंपलसरी है, उससे आपका ब्रेन रिफ्रेश रहता है। तो फिर 8-9 बजे उठ के जो भी पढ़ता था वो पढ़ लेता था। एंड फिर कोचिंग रहती थी, 3-4 आवर्स कोचिंग को दे दिया। फिर घर पे आके जो कोचिंग में पढ़ाया वो पढ़ा। मैं वीकली टाइम टेबल्स बनाता था जिसमें जो संडे का डे था वो उसके लिए रिजर्व रखता था, जो मेरे पहले 6 दिन में करने को रह गया। तो फिर मैं वीकली टाइम टेबल्स बनाता था, ऐसे जो भी मेरा रिवीजन शेड्यूल्स वगैरह थे वो साथ में पूरे होते रहते थे। एंड यही यही था पूरे 12th के अंदर। और एंडिंग के अंदर तो मैंने और अपने आप को रगड़ा एकदम। हर दिन 2-2 मॉक टेस्ट देता था। तो लास्ट 45 डेज के अंदर मैंने लगभग 100 मॉक टेस्ट दिए और उन सबको वापस रीचेक किया, क्या गलतियां रह रही थी, मिस्टेक नोटबुक बनाई और ये सब किया। एंड सर एक और चीज, जैसे कि नीट एस्पिरेंट्स को जेई के भी पेपर्स करने चाहिए, जैसे कि 2 सेशन होते हैं अप्रैल एंड मई के अंदर। तो फिर अगर उससे भी फिजिक्स और केमिस्ट्री में अगर आप वो क्वेश्चंस कर पाते हो तो फिर नीट के क्वेश्चंस लगभग उससे इजी आते हैं, तो आपसे वो भी अच्छे से हो जाएंगे। तो एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए जेई के भी क्वेश्चंस करें, जेई मेंस के। बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छी टिप आपने दी सारांश। मुझे लगता है कि ये शायद जेई के पेपर्स भी, मतलब क्योंकि ऑब्वियसली मैथ्स तो इन्वॉल्व नहीं है, बट फिजिक्स और केमिस्ट्री जेई के एक लेवल पे भी हमको पढ़ते रहना चाहिए, उससे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो सारांश बहुत, मतलब वैसे तो इस बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है ना। प्रिपरेशन एक लंबा प्रोसेस है और उसे केवल 4 टिप्स के लिए या 4 ट्रिक्स के साथ हम समेट नहीं सकते। बट अल्टीमेटली द बिगेस्ट टिप इज़ कि आपको मेहनत करनी है। सुबह की पढ़ाई, शाम की पढ़ाई, ये वाली कोचिंग है, वो वाली कोचिंग से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है आपका अपना डिटर्मिनेशन। और अगर मेरा डिटर्मिनेशन 100% है तो कहीं ना कहीं रिजल्ट भी 100% ही आएगा। तो थैंक यू सो मच सारांश, आपने हमें टाइम दिया और सॉर्ट ऑफ एक तरीके से आप ऑथर हैं इन दोनों वॉल्यूम्स के। तो बायोलॉजी ब्लिट्स का जो नया एडिशन आया है, सबसे पहले तो इसके लिए सारांश आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस उन सारे टीचर्स को जिन्होंने बचपन से लेकर आपको पढ़ाया है, नीट क्लियर होने तक पढ़ाया है। आपकी पूरी फैमिली को जिन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया होगा। ऑब्वियसली फैमिली के सपोर्ट के बगैर ये सब चीज़ें बहुत मतलब पॉसिबल नहीं हो पाती, इतना बड़ा टारगेट अचीव करना। तो इन सभी चीज़ के लिए आप बधाई के पात्र हैं सारांश, थैंक यू सो मच। और बायोलॉजी ब्लिट्स उत्कर्ष ऐप में बुकशाला से या अपने नज़दीकी बुक स्टोर से आप प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।